मॉर्निंग एस्पिरेंट, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी लवर। देखिए, पेपर के पोस्टमार्टम करने से पहले एक बात करना चाहूँगी। बहुत कम ऐसे चैनल हैं जो बीपीएससी ओरिएंटेड डेली करंट अफेयर्स अपडेट करते हैं, राइट। आपने पहले भी बहुत बार खोजने की कोशिश की होगी, इवन मैंने भी किया है। मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि केवल उन्हीं चीज़ों की पोस्टमार्टम करूँ जो आपके मेंस, प्रीलिम्स या इंटरव्यू किसी भी लेवल पर आपको हेल्प पहुंचाए। और मेरे न्यूज़ के जो सोर्सेज भी होते हैं, इसके लिए मुझे 4-5 न्यूज़पेपर पढ़ने होते हैं। जैसे मैं अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ, गूगल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ, डिफरेंट गवर्नमेंट वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो बनाने के पीछे काफ़ी मेहनत लगती है मेरी। भले ही वीडियो 10 मिनट के होते हैं, 15 मिनट के पहले होते हैं, लेकिन इसके पीछे 2-3-2.5 घंटे की मेरी मेहनत होती है। तो मैं आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है इस वीडियो से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं इस चीज़ों को कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है, तो ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ आज के डिस्कशन को और पेपर के पोस्टमार्टम। तो हमारा पहला न्यूज़ है, टेक्सटाइल व लेदर इंडस्ट्री खोले, सरकार भी देगी श्रमिकों को वेतन। तो देखिए, सरकार ने कल बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दिया है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दिया है, यानी बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी 2022, जिसे आम भाषा में हम लोग बिहार टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी भी कहते हैं। तो इस पॉलिसी में बेसिकली आपको डिफरेंट टाइप्स के सब्सिडीज़ दिए गए हैं, ताकि आप बिहार में इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर सकें। इसका मेन लक्ष्य ये है कि जो भी ऑल ओवर कंट्री से जितने भी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्हें बिहार में इनवाइट किया जाए और बिहार में इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए उन्हें प्रमोट किया जाए, ऐसे कल्चर उनको प्रोवाइड किया जाए, ऐसे इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड किया जाए। जैसे कहते हैं ना कि एक वर्क कल्चर, उसी तरह के इंडस्ट्रियल कल्चर उन्हें प्रोवाइड किया जाए, ताकि वे इन्वेस्टमेंट करने में रुचि लें बिहार के अंदर। मैंने आपको बताया कि इस पॉलिसी के जरिए बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के सब्सिडीज़ देने की सरकार के द्वारा कोशिश की गई है, पहल की गई है। तो देखिए, सब्सिडी जानते हैं क्या होता है? सब्सिडी कई प्रकार के होते हैं। जब भी किसी योजना का क्रियान्वयन होता है, तो उसमें सरकार, जो केंद्रीय सरकार होती है, वो राज्य सरकार को 2 तरीके से अपनी मदद प्रोवाइड कराती है। या तो वो लोन देती है, जो आपको रीपे करना होता है, ठीक है, और दूसरा होता है सब्सिडी, जो आपको रीपे नहीं करना होता, यानी वो राशि आपके मद में आ जाती है और उसके उपयोग से आप अपने परियोजना का क्रियान्वयन कर सकते हैं। और इसी सब्सिडी में एक सब्सिडी ऐसी भी आती है जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट दिए जाते हैं, ठीक है, टैक्स बेनिफिट या फिर इंटरेस्ट बेनिफिट दिए जाते हैं। जैसे जो भी लोन आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपको रीपे करना होता है, तो उस रीपे पे आपको कम टैक्स लगाया जाएगा। तो ये भी एक काइंड ऑफ सब्सिडी होता है। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है कौन। जैसे अभी आपने देखा होगा कि CDPO के क्वेश्चन में हाल ही में पूछा गया था हमारे पंचायत मिनिस्ट्री के बारे में, कौन है पंचायत मिनिस्टर, कौन है ना, पंचायती मिनिस्टर कौन है। तो इसी तरह अभी ये काफ़ी हॉट और बर्निंग टॉपिक रहेगा, बोथ फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है कौन। तो इनका नाम है सैयद शहनवाज हुसैन। ओके, तो हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर है सैयद शहनवाज हुसैन। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या प्रपोज किया है बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी 2022 में। तो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप के सब्सिडीज़ हैं। तो पहला सब्सिडी आपको दिया जाता है इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, यानी निवेश पर आपको क्या सब्सिडी दिया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहें, ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी इसमें मैंने सर्च किया और जो भी फैक्ट कलेक्ट हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट है जो भी मेंस और प्रीलिम्स के लिए, वो मैंने एक जगह कलेक्ट किया है। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप नोट्स बना लें। तो फर्स्ट हमारा जो इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, यानी जो आपको निवेश में सब्सिडी है, वो अप टू ₹10 करोड़ तक की है, ठीक है। तो प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, मेंस में तो मुझे लगता है कि पक्का ये टॉपिक आने वाला है, उद्योग से रिलेटेड, टेक्सटाइल से रिलेटेड, या फिर जो भी ये पॉलिसी है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपके फिक्स है। तो ज़रूरी है कि जो भी इसके बेसिक्स हैं वो आपको पता हो, ठीक। ओके, तो फर्स्ट एक इन्वेस्टमेंट सब्सिडी जो है वो आपको 10 करोड़ रुपीज़ तक के मिलेंगे।
सेकंड है फ्राइट सब्सिडी, यानी जो आपके भाड़ा वगैरह लगते हैं माल के लिए या भाड़ा के लिए, उसके लिए क्या सब्सिडी है। तो फ्राइट सब्सिडी आपकी लगेगी अप टू 10 लाख पर ईयर, यानी प्रति वर्ष 10 लाख तक के सब्सिडी, फ्राइट सब्सिडी आपको मिल जा सकते हैं। तो यहाँ कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। देखिए, निवेश के लिए आपको 10 करोड़ के सब्सिडी मिलेंगे अप टू 10 करोड़, और फ्राइट सब्सिडी जो है वो आपको अप टू 10 लाख पर ईयर। ओके, नेक्स्ट है हमारा बिजली बिल पे आपको 2 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस पॉलिसी के तहत बिजली बिल में प्रति यूनिट कितने रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। तो ये आपको 2 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट सब्सिडी, जो मैंने आपको बताया, तो वो आपको लोन पर 10% की इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। 10% ऑन लोन, यानी जो भी आप लोन ले रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, उस पर आपको 10% की सब्सिडी मिली। स्टेट गवर्नमेंट से, सॉरी ये स्टेट पॉलिसी, तो स्टेट गवर्नमेंट से जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आते हैं इंडस्ट्री बैठाने के लिए, तो उनको लोन पर 10% की सब्सिडी मिलेगी, और 100% रीइम्बर्समेंट ऑन SGST, यानी SGST पे, यानी स्टेट GST। ओके, जैसे आप जानते हैं GST 3 टाइप्स के होते हैं, सेंट्रल, स्टेट एंड इंटीग्रेटेड। तो स्टेट GST पे 100% की सब्सिडी आपको मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी, ये 5000 तक की है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी आपकी 5000 तक की होगी, जिसमें 3 प्रकार के श्रमिक आएंगे। एक आपके होंगे अर्धकुशल, दूसरे होंगे आंशिक कुशल या कुशल, और थर्ड होंगे पूर्ण कुशल, यानी फुली स्किल्ड। ओके, तो ये 3 टाइप्स के आपके श्रमिक होते हैं, अर्धकुशल, कुशल और पूर्ण कुशल। तो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी है ये आपको 5000 तक के मिलेंगे। तो अर्धकुशल को 3000 मिलेंगे, जो कुशल है उन्हें 4000 मिलेंगे, एंड जो पूर्ण कुशल यानी फुली स्किल्ड है उन्हें 5000 रुपीज़ के सब्सिडी दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा स्किल डेवलपमेंट सब्सिडी, यानी जो अपने अंदर स्किल डेवलप करना चाहती है, यानी जो अर्धकुशल है अगर वो अपने आप को कुशल बनाना चाहे, या जो कुशल है वो अपने आप को पूर्ण रूप से कुशल बनाना चाहे, तो वैसे लोगों को 20,000 पर एम्प्लॉय पर ईयर, यानी हर एक एम्प्लॉय को 20,000 रुपये तक के दिए जाएंगे सब्सिडी पर ईयर, प्रत्येक वर्ष, जो भी अपने अंदर स्किल को डेवलप करना चाहेंगे। राइट, देखिए स्किल डेवलप करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अराउंड 53% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज़ बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज। तो सोचिए आधे से ज़्यादा जनसंख्या जो हमारी है वो यूथ है, और इन्हें ट्रेन करके हम इनका काफ़ी उपयुक्त यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए इनका स्किल होना, और यही जो यूथ है अगर इनके पास स्किल नहीं है तो ये हम पे क्या हो जाएंगे, बर्डन हो जाएंगे। तो इनको स्किल अगर ये करना चाहें तो 5000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें अर्धकुशल को 3000, कुशल को 4000 और पूर्ण कुशल को 5000, और जो कुशलता डेवलप करना चाहते हैं उन्हें 20,000 पर एम्प्लॉय पर ईयर। नेक्स्ट जो आपको सब्सिडी दी जा रही है वो है स्टैम्प ड्यूटी पे। स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन पे, तो ये भी आपको 100% रीइंबर्समेंट दी जा रही है, ठीक है। उसके अलावा पेटेंट पे, यानी कोई भी इंडस्ट्री कुछ भी नया कुछ आप आविष्कार करते हैं तो आप उसका पेटेंट करवा लेते हैं, ताकि उस चीज़ का आपके फॉर्मूले का यूज़ करके, आपके टेक्निक का यूज़ करके कोई और ना उससे उसका बेनिफिट उठा पाए, ठीक है। तो ऐसे सब्सिडी को हम लोग कहते हैं, इन चीज़ों को कहते हैं पेटेंट कराना। तो पेटेंट के लिए सब्सिडी जो मिलेगा वो होगा 10 लाख पर पेटेंट, यानी एक पेटेंट के लिए मान लीजिए आपने कुछ इनोवेशन किया, जैसे इंडस्ट्री बैठाना तो कैसे इसको ग्रीन रखना है, या मिनिमम इन्वेस्टमेंट सब कैसे मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे स्किल लगते हैं, वर्षों की मेहनत लगती है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगता है, काफ़ी एक्सपेरिमेंट लगते हैं, जिसमें आपका काफ़ी खर्च भी हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को इनके पीछे जो इन्वेस्टमेंट है उसे इनकर करने के लिए पेटेंट कराया जाता है। तो इस पेटेंट पे आपको 10 लाख रुपीज़ पर पेटेंट सब्सिडी मिलेंगे। तो बेसिकली यही थे आपके टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रियल
प्रमोशन टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी 2022। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल से समझाया, और अगर आपने इसका नोट्स बनाया तो डेफिनेटली आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काफ़ी हेल्पफुल होगा, प्लस इंटरव्यू। एक्चुअली आज कई सारी न्यूज़ है, तो एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है जितना मैंने रिसर्च किया है तो कम से कम 30 बिहार रिलेटेड करंट अफेयर मैंने तैयार किए हैं, तो एक वीडियो में कंपाइल करना तो ईजी नहीं है, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो मैं इसे 2-3 वीडियो में कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, राजनीति का धंधा, बिहार में 187 दलालों ने चंदा लिया पर न लड़े चुनाव, न हिसाब दिया। तो देखिए ये न्यूज़ तो काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी अगर मैंने डाला है तो ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसकी यूज़फुलनेस तो ज़रूर होगी। तो बेसिकली ये आप यूज़ कर सकते हैं मेंस में, जब आपसे पूछा जाएगा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में। तो अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में आप पर्टिकुलरली बिहार के एग्जाम्पल कोट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप 1 मार्क एक्स्ट्रा फेच कर सकते हैं कंपेरिजन टू अदर्स। ओके, तो देखिए ये जो पार्टियाँ, ये कैसी पार्टियाँ है, ये पार्टियाँ है रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त, यानी ये रजिस्टर्ड तो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ये रजिस्टर्ड तो है लेकिन इन्हें भी मान्यता नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि किसी भी पार्टी को नेशनल लेवल या स्टेट लेवल की पार्टी घोषित करने के लिए कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं, और जब तक वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होते तब तक ये केवल रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, तो देश में देखिए करीब 3000 या 2800 के करीब रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त पार्टियाँ, जिसमें बिहार में 187, और 187 पार्टी ने क्या किया, चंदा तो लिए पर चुनाव भी नहीं लड़ा और उसका हिसाब भी नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड कई सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आए हैं, चुनाव खर्च से रिलेटेड बहुत सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आए हैं। ओके, इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर कोटिंग ओनली। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, बाघ बाघिन की संख्या अब 9, चिड़ियाघर में बाघिन संगीता ने 4 शावकों को जन्म दिया। तो देखिए इंपॉर्टेंट बहुत न्यूज़ तो मुझे नहीं लगता है, फिर भी बिहार है, कुछ भी पूछ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पटना जू की बात हो रही है, तो पटना जू में बाघिन संगीता ने ओके कितने बाघों को जन्म दिया, तो सॉरी 4 शावकों को जन्म दिया, और टोटल इन 4 शावकों को मिला के बाघों की संख्या 9 हो गई है। इनके पिता का नाम है नकुल, माँ का नाम है संगीता। ओके, और ये जो संगीता है और नकुल है, ये आए थे अदला बदली के तहत अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो ये इससे जुड़े थोड़े बहुत फैक्ट थे जो मैं आपको बता दी हूँ। चलिए चलते अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय औसत से नीचे आई बिहार की शिशु मृत्यु दर, यानी चाइल्ड मॉर्टैलिटी रेट। तो देखिए चाइल्ड मॉर्टैलिटी रेट कहते किसे हैं, जितने भी बच्चे 1 वर्ष में जन्म लेते हैं, यानी जितने भी 1000 बच्चों में, जस्ट मिनट, 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी 1 वर्ष की आयु पूरी करने से पूर्व ही जिनकी मृत्यु हो गई। ओके, यानी उन बच्चों की संख्या जो कि अपने पहले जन्मदिन को मनाने से पहले ही जिनकी मृत्यु हो गई, यानी आउट ऑफ 1000। ओके, तो ये जो है ये बिहार की जो शिशु मृत्यु दर है वो राष्ट्रीय औसत से नीचे आ गई है। तो राष्ट्रीय औसत जो है आपका वो है 28। देखिए यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बनने की संभावना है। पहला तो ये कि शिशु मृत्यु दर में राष्ट्रीय स्तर क्या है, तो ये 28 है। अब है बिहार का क्या है शिशु मृत्यु दर, तो ये घटकर 27 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 2 क्वेश्चन बने। अब कितने घटे हैं इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर, तो ये 2 अंक घटे हैं, यानी पहले 29 थे अब 27 हो गए। 4th क्वेश्चन जो आपका यहाँ से बनता है कि डिफरेंस कितना का है, राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर में क्या डिफरेंस है, तो ये 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो देखा कैसे आपने एक ही आर्टिकल से आपके 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन था राष्ट्रीय दर क्या है 28, बिहार का दर है 27, राष्ट्रीय दर और बिहार के दर में डिफरेंस है एक अंक का, और बिहार के कंपैरिजन में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये 2 अंकों की संख्या में कमी आई है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, बिहार ई भंडारण लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य। ठीक है, तो प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, न केवल बिहार के बल्कि अन्य स्टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो ई भंडारण को लागू करने वाला प्रथम राज्य है, तो ये है हमारा बिहार। ठीक है, अब देखिए ई भंडारण क्या होता है, अब आपके मन में आ रहा होगा क्यूरियोसिटी कि ये कैसे हो गया भाई, कोई इलेक्ट्रॉनिकली या इंटरनेट के थ्रू भंडारण कैसे कर सकता है, स्टोरेज कैसे कर सकता है। तो देखिए ई भंडारण का मतलब है स्टोरेज रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, यानी
कि गोदाम में कितनी जगह खाली है, या फिर भंडार के लिए क्या रेट क्या है, या कब किसने क्या भंडार किया है। जितने भी भंडारण रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ये आपको इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल मिलेगी। ओके, यानी आप एक क्लिक करते एक वेबसाइट जनरेट कर दिएगा जिसमें एक क्लिक करते आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखिए, इससे रिलेटेड भी कुछ फैक्ट है जो आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों में यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत पड़ी तो। ओके, तो सबसे पहले ये जो भंडारण है ये आता है आपका सहकारिता विभाग के अंतर्गत। ओके, तो फिलहाल जस्ट मिनट। ओके, तो सहकारिता विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य भंडार निगम के पास फिलहाल 61 गोदाम है, ठीक है, जिसकी जो स्टोरेज क्षमता है यानी स्टोरेज कैपेसिटी भंडारण क्षमता जो वो 3000 मीट्रिक टन की है। ओके, तो देखिए ये सब सारे फैक्ट आप अपने मेंस में यूज़ कर सकते हो और हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए कि बिहार के पास बिहार राज्य भंडार निगम के अंतर्गत कितने गोदाम है। तो इसकी संख्या 61 है जिसकी कैपेसिटी जो है वो 3000 मेट्रिक टन की है। तो देखिए इसी तरीके से आपको न्यूज़ का पोस्टमार्टम करना होता है और उसमें अपने इम्पोर्टेंट फैक्ट को चुनना होता है, खोजना होता है, निकालना होता है प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा बांका में 75 और जमुई में 125 मेगावाट का लगेगा सोलर प्लांट। तो देखिए बांका और जमुई में 75 और 125 मेगावाट का प्लांट लगने वाला है। ये तो एक फैक्ट हो गया कि कहाँ कहाँ प्रस्तावित किया गया। तो एक बांका में किया गया है और दूसरा जमुई में। या कभी कैपेसिटी भी पूछ लेता तो बांका में 75 मेगावाट का और जमुई में 125 मेगावाट का, यानी टोटल 200 मेगावाट का। यहाँ देखिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या आ रहा है कि ये जो स्थापित किया जा रहा है सोलर प्लांट ये किसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा। देखिए एग्जाम में अगर ये आपको पता ना हो तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट करे कि यार सतलज रिवर का बिहार से क्या लेना देना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस ऑप्शन को कट कर देंगे, है ना। एम आई राइट और रॉन्ग? ऑफ कोर्स राइट। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा तो सबसे पहले आप इसे कट कर देने वाले हैं, जबकि ये है आपका सही जवाब। तो इसे स्थापित किया जा रहा है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा। और वर्तमान में जो राज्य के अंदर सोलर परियोजनाएं संचालित की जा रही है उसकी क्षमता है 130 मेगावाट। तो देखिए इंपॉर्टेंट कहाँ हो जाता है कि आप जानते हैं कि कोयले की सप्लाई काफ़ी कम हो गई है या फिर हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे अपने डिपेंडेंसी को बढ़ानी चाहिए। और उस अभी हाल ही में बिहार की जो बिजली की समस्या काफ़ी उत्पन्न हुई थी बिहार में, और जो बिजली जो हमें प्रोवाइड कराई जाती थी उसकी 32% उसमें कटौती कर दी गई थी, है ना। आपने न्यूज़ में ज़रूर पढ़ा होगा जब आपने तैयारी की होगी अपने एग्ज़ाम के लिए। तो ये वहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा कुछ सोलर फ्लोटिंग प्लांट भी बिहार में स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट है हमारा स्पीकर बोले विधानमंडल परिसर का होगा सौंदर्यीकरण। तो देखिए स्पीकर कौन है, हमारे विजय कुमार सिन्हा। कल ही मैंने आपसे पूछा भी था कि ये विजय कुमार सिन्हा कौन है, तो ये है हमारे स्पीकर। ओके, और इन्होंने क्या कहा कि विधानमंडल परिसर का सौंदर्यीकरण होना है। तो जाहिर सी बात है जब नेशनल लेवल पे ये काम हो रही है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, तो स्टेट लेवल पे तो हवा लगना ही था, है ना। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट के नाम दिए गए हैं, शताब्दी स्मृति पार्क, इसके अलावा भी कुछ हैं, जस्ट मिनट में आपको दिखाती हूँ जी। कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट के नाम है जैसे शताब्दी स्मृति पार्क, शताब्दी पार्क, गेस्ट हाउस वगैरह का इसकी प्रगति के लिए कुछ कार्य किए जाएंगे। खैर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैंने एक पासिंग थ्रू रेफरेंस ऐसे न्यूज़ का दे दिया आप लोगों को। इससे इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट आएंगे फ्यूचर में वो मैं आपको अपडेट कर दूँगी। नेक्स्ट है हमारे तिलहन को बढ़ावा देने से घट गया दलहन का रकबा। देखिए इस बार क्वेश्चन आया था, ये वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है फिर भी एक पासिंग रेफरेंस मैं आपको दे दी हूँ क्योंकि हाल ही में बीपीएससी के सीटीपी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा रकबा किसका था, तो जिसका आंसर चावल था और बहुत लोगों ने गलत भी मारा होगा। तो कहीं ना कहीं इन न्यूज़ को एक पासिंग रेफरेंस दे देना सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा बिहार में 78% सड़क हादसों में होती है मौतें, देश में दूसरे नंबर पर है हम। यानी बिहार जो है वो सड़क दुर्घटना से सड़क हादसों में मृत्यु में ये दूसरा स्थान है और यहाँ 78% मौतें हो जाती है। यानी अगर 100 एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड एक्सीडेंट हो रहे थे, उसमें 78 लोग मर जाते हैं। पहला स्थान पे मिज़ोरम है। तो देखिए जब भी आप ड्राइविंग करें तो प्लीज़ सावधानी बरतिए क्योंकि आपने भी सुना होगा दुर्घटना से देर भली, और कहीं ना कहीं आपकी फैमिली आपके लौटने का इंतज़ार करती है, ठीक है। तो वीडियो की दिखानी है लेकिन रोड पर नहीं एग्ज़ाम में।
नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज़ है हमारा, हिंदी को सम्मान गीतांजलि की रेत समाधि को बुकर प्राइज़। तो देखिए ये जो है ये पहली बार किसी हिंदी उपन्यास को मिला गया है, ये प्राइज़ दिया गया है, इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में है। तो उस उपन्यास का नाम है रेत समाधि, जिसकी लेखिका है गीतांजलि, और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से। ओके, तो इसलिए आपका न्यूज़ थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अभी न्यूज़ मेरे बकेट में बहुत सारे पड़े हुए हैं, जिसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप भी बोर होंगे। थैंक्स फॉर द डे। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नहीं आया तो अपने कमेंट में बताइए कि क्या सुधार हो सकती है, और प्लीज़ सपोर्ट करते चलिए। थैंक्स फॉर द डे।